गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपके इतिहास यानी हिस्ट्री की 12वीं क्लास की पहली किताब का पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन लेके आया है। इसका सबसे पहले हम समय पीरियड देखते हैं। इसका समय पीरियड जो आपके एनसीईआरटी किताब में बताया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अलग अलग किताबों में आपको ये अलग अलग भी दिखाई देगा, पर आपको एनसीईआरटी ही कवर करनी है। आप ध्यान रहे, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आना है, तो एनसीईआरटी में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी में अच्छी तरह कवर करके चलनी है, क्योंकि अब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा होने से एरिया बढ़ जाता है, तो वो हर एरिया से क्वेश्चंस ले लेता है। हम सभी एरिया को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपके साथ। आप भी एनसीईआरटी को पढ़ें, इसे देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैंने कहा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब होता है बीसीई, जिसे बिफोर कॉमन ईरा अब यूज करते हैं। पहले से बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था। इसके लिए बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट वर्ड भी यूज करते हैं। सीई जो होता है, सीई आपका होता है कॉमन ईरा, ठीक है, जो अभी चल रहा है। इसके लिए पहले एडी यानी एनो डोमिनी वर्ड यूज किया जाता था, अब इसको सीई यूज करते हैं और बीसीई यूज करते हैं। एनो डोमिनी, कई बच्चे इसको आफ्टर डेथ कहते हैं। नो, इट्स नॉट आफ्टर डेथ, इट्स अ एनो डोमिनी, ठीक है, बीसीई और सीई। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 2600 से 1900 कैसे? 2600 से 1900 तो उल्टा हो गया, ये गलत तो नहीं कहा? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ईसा पूर्व है। आप समझ सकते हैं, जैसे हम कहें जीरो, आज है 2020, अगर आज से 2020 साल पहले की बात करें तो जीरो शुरू हुआ था। अगर मैं कहूं आज से 2050 साल पहले, यानी कि माइनस का 30, जो ये माइनस का 30 है, ये क्या है? BCE। तो इस लाइन को हम यूज करते हैं BCE और इसको यूज करेंगे CE। जैसे आपने नंबर लाइन में देखा है, जीरो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो सेम ऐसा ही यहां भी होता है। क्लियर है? तो ये गलत नहीं है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसके लिए कहा गया है। ओके, चले आगे चलते हैं। इसमें इसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता मैंने कहा, जिसे कि इसके नाम से आपको पता चलेगा, ये सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, इसके लिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे है। कहां पर है? रावी नदी के किनारे। अच्छा, अब कहता है इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली थी, उस एरिया में फैली थी। ठीक है, सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदियां आपको पता है, जो पंजाब की 5 नदियां हैं, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलुज। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इस एरिया में ये फैली हुई थी। तो वर्तमान में जो सभ्यता है 3 देशों में फैली है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसका थोड़ा सा ही एरिया है। ठीक है, मेनली भारत और पाकिस्तान में है। आज़ादी से पहले ज़्यादा एरिया पाकिस्तान में खोजा गया था, भारत में भी इसके काफ़ी एरिया खोज दिए गए हैं। कहता है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। आइए, कांसा मतलब ब्रॉन्ज, इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग मिलता है। कांसा एक क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते हैं जो 2 धातुओं से मिलकर बनती है। कांसा बनता है तांबा और टीन से मिलकर। ओके, कांसा बनता है तांबा और टीन से मिलकर। जैसे एक पीतल होता है, पीतल आपका जो बनता है तांबा और जिंक से मिला के बनता है, वैसे ही कांसा बनता है तांबा और टीन से। खास बात यह है, इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान आगे जाकर वैदिक सभ्यता आई थी, उसमें जाकर लोगों को लोहे का ज्ञान मिला था। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, चले आगे। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। आपका अगला टॉपिक है हमारा, कहता है इस सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मैं आपको इसमें नक्शा दिखा देता हूं भारत का। ये भारत नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, मैंने कहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो सभ्यता फैली थी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। इस सभ्यता का आकार मैंने कहा त्रिभुजाकार, तो लगभग इस आकार में ये फैली हुई थी, तो इसका आकार हमने कहा त्रिभुजाकार। ठीक है, ये हम बताते हैं
इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर कहाँ था इसका पॉइंट, मांडा जम्मू कश्मीर में। तो कह रहा है जो सबसे ऊपर फैली थी जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी, ठीक है। और सबसे जो नीचा, जो इसका सबसे नीचा हिस्सा था साउदर्न पॉइंट, वो था महाराष्ट्र में दैमाबाद। और जो इसका पूर्वी बिंदु वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु ये था, ये आपका अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर। तो ये सभ्यता मैंने कहा ऐसे लगभग त्रिभुजाकार सभ्यता थी। समझ आया आपको? तो मैंने ये बताया आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, मांडा। कहाँ है मांडा? जम्मू कश्मीर में। सबसे नीचे वाला बिंदु देखो, मैंने कहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे नॉर्थ का बिंदु मांडा, सबसे साउथ का बिंदु दामाबाद, सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न बिंदु आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सुतका गेंडोर। कहाँ है सुतका गेंडोर? ये है आपका अफगानिस्तान में। इसके बाद आते हैं सभ्यता के प्रमुख स्थल। जो सभ्यता के प्रमुख स्थल हम पढ़ लेते हैं, ये आपका एक एक नंबर के सवाल में पूछ लेता है कि नागेश्वर कहाँ है, तो हम कह देंगे गुजरात। बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान। चहुदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान। कोट डीजी हमारा पाकिस्तान। धौलावीरा ये गुजरात में है। लोथल हमारा गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। आलमगीरपुर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। ओके, ये सभ्यता के प्रमुख स्थल आप देख लेना एक बार और इन सबको याद करना। हम आगे चलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कहता है दयाराम साहनी सबसे पहले नाम आता है। दयाराम साहनी ने 1920 में रावी नदी के किनारे एक हड़प्पा स्थल खोजा, यहां से इसको मोहर मिली। उसके बाद 1921 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब दोनों ही मोहरें बिल्कुल सेम देखी गई तो पता लगा, तो इन्होंने अंदाजा लगाया पुरातत्वविदों ने कि भाई दोनों ही मोहरें एक ही सभ्यता से बिलोंग करती दिखाई देती हैं। तो अब इसके बाद कहता है 1924 में इस सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई। तो जॉन मार्शल ने 1924 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये एक नई सभ्यता है जो कि इतनी पुरानी है। अभी तक देखो आप, भारत की सभ्यता को इतना पुराना नहीं माना जाता था, कि खोज ही अभी बाद में हुई 1920 में। तब देखा गया कि यह सभ्यता इतनी पुरानी है। हम कह सकते हैं कि सर जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में ये दोनों स्थल किसके द्वारा खोजे गए, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो ये दोनों और रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजे गए। आगे चलते हैं। हाँ, ये लाइन आप ध्यान से देख लें, इसी लाइन में है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये दोनों स्थल दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा 1920-21 में खोजे गए, 1920-21 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कनिंघम का भ्रम आपकी किताब में एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, कनिंघम का भ्रम। पंजाब सबसे पुरानी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूं थोड़ा सा कहानी क्या थी। पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब का एरिया में जब ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की जाती थी तो वहां बनी बनाई ईंटें जमीन के अंदर से मिली। लोगों ने सोचा ये तो भगवान का चमत्कार है और इन ईंटों को अपने घर में प्रयोग करने लगे। सरकार की अनदेखी के कारण कहता है इस प्राचीन सभ्यता के काफी अवशेष नष्ट हो गए। काफी खंडर लोग ईंटें उठा के ले गए कि बनी बनाई ईंटें मिल रही है, चलो भाई यूज करो। तो कहता है एक 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इसके बारे में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1856 में, अब ये कहता है 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी। तो इसके वहां पर खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली और इसकी सूचना सरकार को दी गई। और फिर 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, ठीक है, सर्वे किया। कहता है कनिंघम के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किए गए। पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। इस प्रकार उस समय कनिंघम ने भी इस सभ्यता काल में निर्धारण में गलती करी। क्या कहते हैं, हम कोई भी चीज जो पता लगाते हैं ज्ञात से ज्ञात की ओर लगाते हैं। जो चीज हमें ज्ञात होती है हम उसी से रिलेट करते हैं। तो इनको बहुत साहित्य का ज्ञान था कि चीनी यात्री बहुत साहित्य लिखते थे, तो ये उससे रिलेट कर रहे थे कि ये सभ्यता उसी काल की होगी। इससे पहले का यहाँ कोई सभ्यता थी, इनको अंदाजा ही नहीं था और ये अंदाजा लगाना भी नहीं चाह रहे थे। इन्होंने सोचा ही नहीं इस तरफ, इन्होंने बस इतना ही अंदाजा लगाया कि ये सभ्यता इतनी पुरानी तो हो ही नहीं सकती। तो कहता है ये कनिंघम का भ्रम था जिसकी वजह से कनिंघम यहां पर चूक कर गया था। तो कहता है एक अंग्रेज ने कनिंघम को मोहर दी, उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया परंतु इसका काल निर्धारण नहीं कर पाए।
क्यों? क्योंकि कह रहा है ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह इनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ ही हुआ था। अपनी इस प्रकार की पूर्व धारणाओं के कारण ही हड़प्पा के महत्व को समझने में कनिंघम से बड़ी चूक हुई। ठीक है, इस प्रकार कनिंघम चूक गया। तो इसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध स्थल। जो दो इंपॉर्टेंट स्थल खोजे थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मैंने कहा बाकी और भी स्थल थे, पर ये जो दो सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट नगर थे। हाँ जी, कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मैंने कहा सबसे पहले खोजा गया स्थल, और कहाँ खोजा था मैंने ये भी बताया था आपको, रावी नदी के किनारे। कहता है मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल। हड़प्पा था जो सबसे पहले खोजा गया, और मोहनजोदड़ो था सबसे प्रसिद्ध स्थल। ये भी सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो आपने फिल्म भी देखी होगी, मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, है ना? नहीं देखी होगी कुछ लोगों ने, पर कुछ लोगों ने देखी होगी। तो मोहनजोदड़ो में भी आप अगर देखें तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग बना दी जाती है मूवी के अंदर, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी, कैसे वो दुर्ग, ऊंचा शहर वगैरह, कई सारे उसमें कंसेप्ट थे। हाँ जी, कहता है सभ्यता की जानकारी के स्रोत। सभ्यता की जानकारी के लिए हमें क्या क्या मिल रहा है, हम किन स्रोतों का, किन सोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं सबसे पहला मोहरे। यहाँ से हमें मोहरे मिली हैं। ठीक है, खुदाई में मिली इमारतें, जो खंडहर मिल रहे हैं उस इमारतों को हम अध्ययन करते हैं। मृदभांड, आभूषण, औजार, मूर्तियाँ, है ना, इन सब चीज़ों से हम सोर्सेज से प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ की उम्र निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कार्बन मेथड, C14 मेथड जिंदा वस्तुओं के लिए होता है, जो कि जैसे कि पेड़ पौधे या इंसान, इनकी जो हम एज निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। परंतु अगर चट्टानों वगैरह की एज निकालनी हो उसके लिए यूरेनियम मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग मेथड यूज किया जाता है, उसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति शब्द का अर्थ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप देखें, मैंने एनसीईआरटी से ही सारे पॉइंट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो संस्कृति शब्द का अर्थ, संस्कृति किसे कहते हैं? कहते हैं पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। पुरावस्तुएं, जो प्राचीन काल की वस्तुएं मिल रही है, कह रहा है पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। संबद्ध मतलब रिलेटेड, कालखंड टाइम पीरियड, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, जनरली एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पुरावस्तुओं में किसको शामिल करते हैं? ये मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें इत्यादि। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है विकसित हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से पहले, देखो ये बहुत ही लंबा पीरियड है हड़प्पा, जो इसलिए अलग अलग आपकी किताबों में मैंने कहा अलग अलग डेट्स मिलती है। हम एनसीईआरटी को 2600 से 1900 ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, हर किताब में अलग डेट इसीलिए क्योंकि हड़प्पा का बहुत लंबा पीरियड है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो जो मेन हड़प्पा की बात कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया है विकसित हड़प्पा सभ्यता, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृतियों को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृतियों को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए हड़प्पा को इन दोनों से अलग करने के लिए विकसित हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। कहता है इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात, नगरीय सभ्यता। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं? नगर किसे कहते हैं और ग्राम किसे कहते हैं, दोनों में क्या फर्क हो जाता है? नगर में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक थर्ड सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो करते हैं, खेती, पशुपालन, खेती से जुड़े जो भी काम है वो सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आती है आपकी इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, फैक्ट्रीज। थर्ड सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर। थर्ड में होता है सर्विस, सेवा का क्षेत्र। ठीक है, बैंकिंग, टीचिंग, ये सारी सर्विस सेक्टर में आता है। तो कहता है मैंने कहा नगर में क्या होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन थर्ड सेक्टर में जुड़ी हुई होती है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं होती है। ठीक है, तो
इसको हम यूज करते हैं नगरीय सभ्यता, क्योंकि ये आधुनिक सभ्यता की तरह थी। हम बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, नगर भी प्लान्ड थे, नियोजित नगर बसाए गए थे। ठीक है, कहता है उन्नत भवन निर्माण कला, यहाँ की जो भवन है काफी एडवांस तरीके से बनाए गए थे। कृषि करना, कृषि के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें, पशुपालन, ठीक है, भी सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आप एक बार इनके टॉपिक्स देख लेते हैं। तो कहता है सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगरीय सभ्यता, उन्नत भवन निर्माण कला, एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, अद्भुत जल निकासी प्रणाली। इनकी जल निकासी जो थी, ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत ही सुपर बेस्ट था। हम आज भी देखें, आज भी आपको अपने यहाँ कच्ची कॉलोनियों में नालियां दिखाई देगी, खुली हुई नालियां, ठीक है, गंदा पानी बहता हुआ। और हम बात कर रहे हैं आज से 4,500 साल पुरानी सभ्यता की। इस सभ्यता के लोग ढकी हुई नालियां, चौड़ी नालियां, पक्की ईंटों से बनी नालियों का प्रयोग करते थे। कच्ची नालियां नहीं, पक्की हुई ईंटों से बनी हुई नालियां, ठीक है। और हर घर से पानी नाली में जा रहा था, नाली से बाहर जो बड़े नाले होते थे उनमें पानी जाता था। तो अद्भुत जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता है। लिपि चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। ये लिपि जो थी, आप कैसे थी, इसमें हम कह सकते हैं ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ऐसे जैसे आपकी उर्दू लिखी जाती है ना, ऐसे, ओके। और चित्रों का प्रयोग करते थे, इसमें वर्ण नहीं थे, अल्फाबेट्स नहीं थे, पिक्चर्स थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। हर उसके लिए वर्ड के लिए अलग एक चित्र बनाया जाता था। तो ये चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, ठीक है। 375 से 400 के करीब इसमें हम चिन्ह मिले हैं। चिन्ह, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, फिर मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें इतने सारे चिन्ह मिले हैं। फिर कहता है, आइए चित्रात्मक लिपि के बाद आते हैं मृद भांड कला, पोट्री आर्ट। पोट्री, इसके बारे में काफी अच्छे बर्तन मिले हैं, उस पर रंग करे हुए हैं। कहता है मापतोल पद्धति, व्यापार प्रणाली, व्यापार, ये विदेशों तक इनका व्यापार होता था। इनका व्यापार ओमान, आपने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी इनकी समकालीन थी। मैंने कहा ये 1920 में खोजी थी। तो लोग पहले सोचते थे कि ये भारत की सभ्यता इतनी पुरानी कहाँ होगी, भारत में कोई पुरानी सभ्यता के बारे में नहीं सोचा गया था। तो 1920 में देखा, नहीं, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, जो उस समय इनके साथ व्यापार भी करती थी, ठीक है। तो व्यापार प्रणाली, सड़कों का निर्माण, सड़कें बड़ी ही खास बात है इसमें। ग्रिड, सड़कें जो थी वो ग्रिड मेथड पे बेस्ड थी। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है जाल, ऐसा जाल, ग्रिड इसे कहते हैं हम, जाल को। तो ये ग्रिड बेस्ड थी। ग्रिड बेस्ड कैसे थी? जो घर के आगे नालियां होती थी, सड़कें होती थी जो मेन, और वो सड़कें ऐसे अंदर जो गलियां बनाई जाती थी, ऐसे बनाई जाती थी। तो इस समकोण पे काटती थी, ये मेन सड़क और ये अंदर घरों की सड़कें। समकोण पे काटने से क्या होता था? समकोण पे काटने से ये ऐसा रहता था कि सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी, हवा चलती थी, हवा आई तो रोड इधर से इधर अपने आप साफ हो जाती थी। फिर इसके बाद देखते हैं विशाल स्नानागार। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला है, ग्रेट बाथरूम उसे कहा गया है, ठीक है। ये आपकी किताब में चित्र भी है। इसमें दो तरफ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, इसकी तरफ पानी निकासी के लिए रास्ता बना हुआ है, इधर से पानी की निकासी होती है, इधर से पानी आता है, इधर से पानी निकलता है, इधर स्टेयर्स हैं ऐसे दो तरफ। और इसका कहा गया है कि यूज करते थे अनुष्ठान वगैरह के लिए। तो विशाल स्नानागार मिले हैं। समाधान प्रणाली, यहाँ की समाधान प्रणाली जो है, बरियल सिस्टम काफ़ी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि इसके साथ, शवों के साथ ये कुछ चीज़ें दफनाया करते थे, जिससे इनको लगता था कि पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद भी कोई लोक है जहाँ पर जीवन होगा, वहाँ पर इनको इन वस्तुओं की ज़रूरत होगी। जैसे आपने मिस्र में आपने पढ़े हैं पिरामिड्स होते हैं, उसी तरह पिरामिड्स में बहुत महंगी महंगी चीज़ें रखते थे। यहाँ पर ये कहा गया है कि जनरली ये महंगी चीज़ें नहीं रखते थे, परंतु कुछ में महंगी भी मिली है, जो उनके अलग अलग उसके क्या नाम है, डिपेंड करता है उनका स्टेटस कैसा रहा होगा, इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से वो रखी गई है। कहता है, अब आपका टॉपिक है किताब में निर्वाह के तरीके, सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज कहता है। इसमें हम देखते हैं कृषि, ठीक है, हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड। तो अगर हम कृषि की बात करें, कहता है ये लोग कृषि करते थे, ठीक है। मुख्यतः किसकी कृषि करते थे? कहता है गेहूं, तिल, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना, इन सब के हमें साक्ष्य मिले हैं। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, पर कह रहा है चावल के साक्ष्य बहुत कम पाए गए। तो चावल की ये खेती करते थे कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। हो सकता है कि चावल को बाहर से इंपोर्ट किया गया हो, क्योंकि चावल के साक्ष्य लोथल वगैरह जो आपके वो थे, क्या नाम है, गोदीवाड़ा पोर्ट जो थे, पोर्ट वाले एरिया जहाँ पर बंदरगाह जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उन एरियो में चावल ज़्यादा मिला है।
तो कृषि के बाद हम पशुपालन में देखते हैं, कहता है यहाँ से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, मवेशी मतलब होता है कैटल, कैटल जिसमें आपके घर के जानवर वानवर आ जाते हैं। मवेशियों में कह रहा है भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिली है, जिनसे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि ये इन सभी जानवरों को पालते होंगे। खास बात, इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, घोड़ा वैदिक सभ्यता में खोजा गया। ठीक है, घोड़े का ज्ञान नहीं था, कभी भी आपको पूछता तो घोड़े को आप एक्सेप्ट कर देंगे। तो मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ये जिन्हें पालते थे। कहता है इसके अलावा यहाँ पर वराह यानी सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछलियों और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है, जिनसे पता लगता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस भी खाते थे। तो ठीक है, मछली और पक्षियां, इनके भी ये मांस खाते थे। कहता है परंतु हम ये नहीं जान पाए कि स्वयं इनका शिकार करते थे या किसी समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक ले नमस्कार। एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।